गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने जो है 160 क्वेश्चन जो हैं पीडीएफ के पढ़ लिए हैं, उससे आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए 15 month ओल्ड चाइल्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ द हाइड्रोसेफेलस, एक 15 महीने का बच्चा है जिसके अंदर जो समस्या है वो क्या है, हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है। इज टू हैव कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसको क्या करनी है, हमें सीटी स्कैन करनी है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्रिपेयरिंग द टॉडलर फॉर द सीटी स्कैन, तो नर्स जो है क्या इंक्लूड करेगी जब उस बच्चे को हम प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, सीटी स्कैन के लिए। सेविंग द हेड, हेड को सेव करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब बाल वगैरह काटने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग द प्रिस्क्राइब आईवी इन्फ्यूजन, तो यहाँ पर आईवी इन्फ्यूजन देने की भी जरूरत नहीं होती है बिफोर जो है सीटी स्कैन। दूसरा आता है कि एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब सेडेटिव, कि हमें एडमिनिस्टर करनी पड़ेंगी प्रिस्क्राइब सेडेटिव। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमें जो है सेडेटिव को प्रिस्क्राइब कर जो है प्रिस्क्राइब सेडेटिव है वो देनी पड़ेंगी। क्यों देनी पड़ेंगी, देखो भाई, जैसे आप जब सीटी स्कैन मशीन अगर आपने देखी हो तो सीटी स्कैन मशीन के अंदर जब अडल्ट को भेजा जाता है तो ठीक है, वो उससे बोलते हैं हम कि हिलना डुलना नहीं है। अगर वो हिलेगा डुलेगा तो क्या है, उसका जो सीटी स्कैन का जो है स्कैनिंग जो होगी वो ठीक से नहीं हो पाएगी। बट यहाँ बेटा उसको समझाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बच्चा 15 महीने का बच्चा है और 15 महीने को बच्चे को तो आप जब गोद में लेके बैठे रहते हैं तभी नहीं रुकता है, तो ये तो आप मशीन के अंदर अकेला छोड़ रहे हैं। और मशीन के अंदर जब अकेला छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, बट अच्छे से क्राई करेगा और वो रोएगा, चिल्लाएगा, अपने हाथ पैरों को मारेगा, वो पोजीशन वगैरह उसकी एक्टिविटी मूवमेंट वगैरह सब जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहेंगे, तो क्या उसका स्कैन ठीक से हो सकता है, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के लिए उसे सेडेटिव जो है देना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो सेडेटिव तो हमें उसे देना है। अगला आता है कि गिविंग द चाइल्ड ए सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर। अब बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं कि सारा अगर तुम चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि सर ये बढ़िया है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दो प्रोसीजर का, और हम देते भी हैं भाई। हर जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं उससे पहले हमें उस प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमें पेशेंट को देनी होती हैं। अब यहाँ पर चक्कर ये है कि बेटा 15 महीने का बच्चा है और 15 महीने के बच्चे को अगर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कराते हो तो क्या वो इन्फॉर्मेशन जो है उस बच्चे को समझ में आएंगी। 15 महीने के बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ बोला गया है कि चाइल्ड को जो है आप सिंपल एक्सप्लेनेशन दे, तो चाइल्ड को सिंपल एक्सप्लेनेशन देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता पेरेंट तो भी एक बार समझ में आता है कि भाई उसके घर वालों को तो हम समझाएंगे, सीटी स्कैन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो दे सकते हैं। पर क्या चाइल्ड को यहाँ रिक्वायर्ड है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देना, किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो समझेगा भी नहीं आप देंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो आता है, आंसर नंबर 3 इज अ बेटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 162। 162 देखते हैं क्या कहता है। एक 162 क्या कहता है देखते हैं। ए 8 year old चाइल्ड विद द सेरेब्रल पैल्सी, कि एक बच्चा है जिसको कौन सी क्या समस्या है, सेरेब्रल पैल्सी की समस्या है। तो पहले तो मुझे समझना चाहिए कि एक्चुअल में सेरेब्रल पैल्सी है क्या है। तो सेरेब्रल पैल्सी की बात करूँ तो पूरा सेरेब्रल पैल्सी समझ लो पहले, उसके बाद में, क्योंकि ये 2-4 क्वेश्चन है उनमें लगातार सेरेब्रल पैल्सी ही आने वाला है। तो बेटा इसमें क्या होता है, सेरेब्रल जो पैल्सी होता है हमारा, जो सेरेब्रल पैल्सी है, सेरेब्रल पैल्सी में एक्चुअली समस्या ये होती है कि उसके मूवमेंट जो है, मसल स्टोन है, उसके मूवमेंट वगैरह जो है वो पूरी तरीके से एम्पेयर्ड हो जाते हैं। एम्पेयरमेंट किस में होता है, एक्चुअली ब्रेन में एम्पेयर्ड होने की वजह से जो हमारा कंट्रोल होता है, वॉलंटरी जो कंट्रोल होता है, एक तो इनवॉलंटरी मसल्स होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। जैसे कि आप बात करके चले कि जैसे हमारा हार्ट का धड़कना है तो वो इनवॉलंटरी है कि वो धड़केगा, हमारा कंट्रोल नहीं है। बट हम हाथ पैर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, आंखों के मूवमेंट को कर सकते हैं, इधर देखना है उधर देखना है। तो जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरी, जो हमारा कंट्रोल होता है मसल्स पर, वो वॉलंटरी कंट्रोल जो मसल्स का है वो हमसे क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है सेरेब्रल पैल्सी के अंदर। ठीक है, और इसमें ये कितना भी हो सकता है, छोटी सी प्रॉब्लम से लेके बहुत जो है पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप हो सकती है। और ये अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, जैसे स्पास्टिक होता है, एक होता है स्पास्टिक। एक्चुअल में मैंने जब तुम्हें क्लास ली है बच्चों के अंदर तो मैंने बताया एक स्पास्टिक होता है, एक फ्लैसिड होता है, और अलग अलग टाइप के, कई एटैक्सिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप का होता है। स्पास्टिक का मतलब है जिसके अंदर स्पाज्म होते हों, क्या होते हों, स्पाज्म होते हों। और फ्लैसिड का मतलब है जिसमें एकदम पैरालिसिस जैसी कंडीशन है, एकदम बिल्कुल फ्लैसिड टाइप से पड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, आपका फ्लैसिड टाइप का कहलाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपसे कि किस में जो है हाइपर टोन किस में बढ़ी हुई मिलेगी और किस में टोन जो है घटी हुई मिलेगी, तो जो स्पास्टिक टाइप का उसके अंदर मसल टोन जो है आपको कैसी देखने को मिलेगी, मसल टोन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, जबकि फ्लैसिड टाइप के अंदर मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ साहब इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी इज अ स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी, जो है हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का सेरेब्रल पैल्सी होता है।
तो ये हमें पता होना चाहिए कि अभी तक मैंने क्या बताया सेरेब्रल पैल्सी में, कि सेरेब्रल पैल्सी के अंदर किसी ब्रेन के एक एरिया का डैमेज हो जाता है और ब्रेन के अंदर एरिया डैमेज होने की वजह से हमारा जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कितना भी डैमेज जो है डिस्टर्ब हो सकता है। मोस्टली ये 3 साल के बच्चों में मोस्टली देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करके चलें तो इसमें क्या हमें स्पेशली ध्यान रखना है, तो देखो भाई अब मूवमेंट जो मसल मूवमेंट है उनमें आप ध्यान रखें। जैसे कि हम आंखों की अगर बात करें तो आई बॉल को मूवमेंट करवाते हैं, तो अब साइन सिम्टम की बात कर रहा हूँ, तो क्या आई बॉल का मूवमेंट अगर डिस्टर्ब होगा तो देखने में विजुअल प्रॉब्लम आ सकती है। उसके नीचे चले जो है हम बोलने की बात करें, क्योंकि हम बोलने के लिए टंग का मूवमेंट करवाना है, माउथ का मूवमेंट करवाना है, तो क्या हम बोलने में दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल बोलने में दिक्कत आ सकती है, तो वो स्पीकिंग प्रॉब्लम आ सकती हैं, लैंग्वेज डेफिसिट हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और अगर जो आपका जो जबड़े का मूवमेंट ठीक से नहीं है तो ओरल हाइजीन भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके गैस्ट्रोइसोफेजियल जो रिफ्लेक्सेस है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करके चलूँ कि यहाँ पर आपका जो है सकिंग है, स्वाल्विंग है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्स हैं वो भी हाइपर रिफ्लेक्स, हाइपो रिफ्लेक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको साइन सिम्टम में देखने को मिल सकती है। सर इसमें स्पेशली क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें स्पेशली ध्यान ये रखना है कि भाई अगर बंदे को जो है प्रॉब्लम है, उसका सकिंग सॉल्विंग नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी पोजीशन में जैसे कि वो उसका जो है जो सिक्रीशंस वगैरह बाहर आ रहे हैं वो बाहर निकल जाएँ, एस्पिरेट ना करे, उसे साइड लाइन पोजीशन दें। कोशिश करें कि छोटा बच्चा है तो उसको जो चम्मच वगैरह या फॉक वगैरह से ऐसी चीज़ से दें जो वो ईजीली सॉल्व वो कर पाए, ठीक है। एनर्जी की दिक्कत होगी तो हाई प्रोटीन हाई एनर्जी इंटेक करवाना है, उसे हाई कैलोरी डाइट देनी है, स्पेशली विटामिन B6 उसे देना है, जिससे अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म वगैरह हो जाए। उसे क्वाइट पीरियड देना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहेगा, तो क्वाइट पीरियड दे दो उसके। सेफ्टी उसकी मेंटेन करनी है, गिरने वगैरह का चांसेज है क्योंकि उसका मसल मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से इम्पेयर्ड है। उसके अंदर खेलने वगैरह की व्यवस्था पूरी करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसका एजुकेशनल प्रॉब्लम भी उसको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज डेफिसिट उसके अंदर देखने को मिल रही थी। एलिमिनेशन में भी दिक्कत आ सकती है, बॉबल ब्लैडर की ट्रेनिंग वगैरह भी करवानी है आपको, स्पीच थेरापिस्ट को भी उसे बताना है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है तो रेस्पिरेटरी में, क्योंकि रेस्पिरेटरी की मसल्स हैं वो भी अगर डिस्टर्ब होती है तो वो भी बतानी है। बीजल में प्रॉब्लम है तो बीजल वाली भी प्रॉब्लम हमें जो है डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं सेरेब्रल पैल्सी में जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे बोल रहा है कि देखो भाई कि एक 8 साल का बच्चा है जो कि जिसको सेरेब्रल पैल्सी है, इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर। और उसको क्यों एडमिट किया है हॉस्पिटल के अंदर कि जो उसका टेंडन है उसको थोड़ा लेंथनिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर मसल टेंडन जो है वो शॉर्ट हो चुका है और उस टेंडन की हमें लंबाई बढ़ानी है। आफ्टर द सर्जरी द parent asked the nurse why their child must wear a brass and shoes for at least 12 hours a day even while in the bed. How should the nurse respond? मतलब एक्चुअली क्या हुआ है कि उसके अंदर सेरेब्रल पैल्सी हुई और सेरेब्रल पैल्सी के साथ में उसके जो टेंडन्स हैं, क्योंकि उसने मूवमेंट नहीं किया होगा। मूवमेंट नहीं करने से देखो, जब हम किसी भी मसल वगैरह मूवमेंट नहीं करवाते हैं तो जो टेंडन वगैरह होता है वो शॉर्टनिंग हो जाती है, मसल की शॉर्टनिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर टेंडन शॉर्टनिंग हो गया है। अब टेंडन शॉर्टनिंग हो गया तो उसे हमें सर्जरी के द्वारा उसे ठीक कर रहे हैं, टेंडन की उसकी लंबाई है उसे हम लेंथनिंग कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर है उसने लिखा है कि सर्जरी के बाद में आपको ब्रास और शू पहनना है, शू पहन के रखना है कम से कम डेली 12 घंटे तो आपको पहनना है, चाहे आप बेड में हैं या बेड से बाहर हैं, आपको 12 घंटे शूज पहन के रखना है। अब ये क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि उसका पूरा अलाइनमेंट जो है सेट करना है उसको, इसलिए उसके घर वाले पूछ रहे हैं कि भाई क्यों पहनने के लिए बोला गया है। तो एम्बुलेंस कैन बी इनक्रेज एज सुन एज पॉसिबल, कि हमें एम्बुलेंस चलाने के लिए किया है, कि चलने के लिए नहीं किया है भाई। दे मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट एंड हेल्प प्रिवेंट द फुट ड्रॉप, कि जो बॉडी का अलाइनमेंट है उसको बनाने का काम करेंगे, बिल्कुल बॉडी अलाइनमेंट भी बनाएंगे, फुट ड्रॉप को भी बचाएंगे। दे स्ट्रेस द योर चाइल्ड लिगामेंट एंड स्ट्रेंथन द मसल टोन, ये स्ट्रेस वगैरह नहीं करते हैं, स्ट्रेस तो हमारी एक्सरसाइज वगैरह करेगी, ब्रास से स्ट्रेस नहीं होता है भाई। ब्रास जो है आपका, ब्रास क्या करेगा आपको? एक मिनट भाई, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रासेस वगैरह जो है वो हमारे स्ट्रेस वगैरह करने का काम नहीं करते हैं, वो हमारा ओनली जो है उसका अलाइनमेंट बनाने का काम करते हैं। तो स्ट्रेंथिंग वगैरह करने के लिए तो एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है। इट हेल्प योर चाइल्ड एक्सेप्ट द फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द कंडीशन, की फिजिकल कॉन्स्टेंट करने की जो है वो बताएंगे इसमें। तो फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो हमारा क्या करेंगे ओनली जो है
एक्चुअल में ये हमें क्या दे रहे हैं, एक तरीके से अलाइनमेंट दे रहे हैं, बॉडी का प्रॉपर अलाइनमेंट बना रहे, जैसे फुट ड्रॉप वगैरह जैसी समस्या भी यहाँ पर क्रिएट ना हो। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आंसर हो सकता है आपका आंसर नंबर 2 इज अ बेटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 163। देखते हैं 163 क्या कहता है कि व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड ए नर्स टीच ए क्लाइंट चाइल्ड विद डिमिनिश्ड सेंसेशन इन द लेग बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी। अब तुम्हें सेरेब्रल पैल्सी पे फोकस नहीं करना है, जो एक्चुअली उसकी समस्या बताई गई है ना उस पर फोकस करना है। जैसे वहाँ पर उसकी टेंडन के अंदर जो है शॉर्टनिंग हो रही थी, तो उस पर हमने फोकस किया कि टेंडन की शॉर्टनिंग है, मसल में दिक्कत है, तो उसको अलाइनमेंट प्रॉपर रिक्वायर्ड चाहिए, अलाइनमेंट वगैरह नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो वो सारी चीज़ें वहीं फोकस करनी है जो चीज़ की हमें ज़रूरत है। अगर आप इधर उधर सेरेब्रल पैल्सी पे ही फोकस करेंगे और उसकी समस्या पे फोकस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई उसके अंदर सेंसेशन में दिक्कत है, उसे सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, उसका पता नहीं लगता उसे। तो हम क्या ध्यान रखें, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर इट बहुत, कि हम जब बच्चे को स्नान करवा रहे हैं उससे पहले हमें टेम्परेचर देख लेना चाहिए, बिल्कुल हमें देख लेना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो वो जल जाएगा, क्योंकि उसे नहीं आएगा, उसकी स्किन जल भी जाएगी ना तब भी उसे पता नहीं लगेगा कि मेरी स्किन जल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसे दर्द नहीं होगा और उसे पेन नहीं होगा तो उसे पता नहीं लगेगा। तो क्योंकि वहाँ की सेंसेशन जो है उसके गायब हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी है। टाइटन व्रास स्ट्रैप सिक्योरली बिफोर एम्बुलेटिंग, की वो जब उसे चलाएं तो उसे टाइट करने, तो टाइट करने से क्या सेंसेशन आ जाएंगे, कि सेंसेशन की बात चल रही है हमारी। सेट द क्लॉक ट्वाइस ड्यूरिंग द नाइट टू चेंज द पोजीशन, कि क्लॉक जो है उसको सेट कर दें, घड़ी को अलार्म लगा दें कि उसे पोजीशन चेंज करनी है। तो बेटा ये सेंसेशन को किसी भी तरीके से जो है अफेक्ट नहीं कर रहा है। लॉकडाउन एट द लेग व्हेन क्रचेज वॉकिंग टू डिटरमाइन हाउ दे आर पोजीशन, कि हमें जो है क्रचेज वॉकिंग जब करते हैं तो नीचे देखना चाहिए, लुक डाउन करना चाहिए। तो ये भी नहीं है, और अगर इस तरीके से तुम करोगे तो वैसे भी गिर जाओगे। लुक डाउन नीचे थोड़ी करना है, हमें सामने देखना है कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है हमें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि अगर उसके सेंसेशन डिस्टर्ब हैं तो हमें सेंसेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसके जो वाटर वगैरह है उसका टेम्परेचर वगैरह प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए उसे वॉच देने से पहले। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर 163 का जो है 1 नंबर इसका बेटर आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 164 क्या कहता है कि व्हेन प्लानिंग द लॉन्ग टर्म केयर फॉर द चाइल्ड विद द सेरेब्रल पैल्सी, एक सेरेब्रल पैल्सी का बंदा है उसको हमें लॉन्ग टर्म केयर देनी है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नर्स टू कंसिडर दैट द क्या हमें इस बच्चे के लिए जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी है। इलनेस इज नॉट प्रोग्रेसिवली, कि ये प्रोग्रेस नहीं करती है, नो प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीज, ये डिजनरेटिव डिजीज और प्रोग्रेस नहीं करती है। तो देखो भाई ये प्रोग्रेस तो नहीं करती है, पर इसके जो डैमेज हैं वो फिक्स्ड हैं, ये बात समझें। इफेक्ट ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी आर प्रेडिक्टेबल, कि इसके प्रेडिक्टेबल होते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्रॉनिक कंडीशन है बट इसके इफेक्ट क्या आएंगे बिल्कुल हम कह नहीं सकते, क्योंकि जितना एरिया डैमेज होगा उसके हिसाब से ही साइन सिम्टम आएंगे। तो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल हैं, बिल्कुल आर अनप्रेडिक्टेबल। इफेक्ट ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी आर अनप्रेडिक्टेबल, की जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। माना कि जो है जो डैमेज होगा, जिस जो एरिया ब्रेन का डैमेज हो रहा है उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं कि इसमें क्या एक्चुअली डैमेज होगा, ठीक है। अगली बात आती है कि चाइल्ड प्रॉब्ली हैज़ सम डिग्री ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन, की इसके अंदर जो है बच्चा कुछ मेंटली रिटार्डेशन जैसी कंडीशन से जो है लीड करता है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर बच्चों के अंदर हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के अंदर हो। तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो चाइल्ड प्रोबेबली थोड़ा बहुत हो सकता है, हर बच्चे के अंदर नहीं होता है, कुछ बच्चों के अंदर हो सकता है। चाइल्ड शुड हैव जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर द प्लानिंग ए फैमिली, मतलब कि जब भी आप किसी तरह की फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या उससे पहले हम जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए क्या? हाँ, हम करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप अगर जेनेटिक काउंसलिंग करवाते भी हैं तो भी अगर बात करके चलें कि जो फैक्टर इसके अंदर लीड करते हैं उनका कारण जो है, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी का जो कारण है वो अननोन है, एक्चुअल इसका कारण एग्जैक्ट कारण पता ही नहीं है। अब जो कारण अननोन है तो उसकी एग्जैक्ट जो है जेनेटिक काउंसलिंग अगर आप करवा भी लोगे तो भी आप पता नहीं लग पाता है कि इसके अंदर सेरेब्रल पैल्सी वगैरह हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये देयर इज़ ए नो प्रोग्रेसिवली डिजनरेटिव डिजीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली कंडीशन की बात करके चलें, प्रोग्रेसिव जो है प्रोग्रेसिव नहीं करती है बट डिजनरेटिव है, ठीक है। अगली कंडीशन की तरफ जाते हैं और अगली कंडीशन है आपकी 165। क्या कहती है 165? देखें कि ए स्कूल नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ द टीचर्स एड्स अबाउट द कॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग इन द चिल्ड्रन। अब लेड पॉइजनिंग की बात समझें पहले
कि क्या है लेड पॉइजनिंग। अगर मैं लेड पॉइजनिंग की बात कर रहा हूँ बेटा, तो लेड पॉइजनिंग क्या होती है, इसे पल्विलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और लेड हमारा आसपास खूब है, जैसे कि हमारा बैटरी है, बैटरी वगैरह होती है। अगर मैं बात करके चलूँ, हमारे पास में एक तो बैटरियाँ हैं, ग्लास है, ग्लास वगैरह है, पेंट है, इनमें सब में क्या पाया जाता है, लेड पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो है खूब लेड होता है। अब जब लेड हमारे आसपास है, तो जैसे कहीं शीशा है, शीशा वाला लेड है, पेंट वाला लेड है, ये सारी चीज़ें जहाँ भी लेड है वो तो लेड तो पाया जाएगा। तो मिट्टी वगैरह जो है उसमें खूब बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिल सकता है। तो अगर बच्चा जो है कोई फूड गिर गया, उसका खाना गिर गया, उसे मिट्टी में उसे उसे उठा के खा रहा है, तो लेड हो सकता है। इनहेल कर रहा है मिट्टी को, या उसको जो वहाँ अगर लेड ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में लेड है, तो वो उसे इनहेल भी कर सकता है, इंजेस्ट भी कर सकता है, तो उसके अंदर लेड आ जाए तो वो कंडीशन लीड कर सकती है लेड पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, तो इट इज़ नॉन टू बी कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड दैट आर हाई इन द फैट। फैट से नहीं होता है बेटा, फैट के इंजेक्शन करने से जो है लेड पॉइजनिंग नहीं होती है। इट इज़ अट्रीब्यूटेड टू इनडाइजेस्ट एंड पैसिव पेरेंट हु फेल टू सुपरवाइज द चिल्ड्रन, कि जो बच्चे जो है कि इसके अंदर इनडाइजेस्ट कर खाना हो जाता है, जो पैसिव पेरेंट है जो उसके बच्चे को सुपरवाइज नहीं कर पाते, तो इंडाइजेशन से नहीं होता है बेटा लेड। सो लेड पॉइजनिंग जो है लेड का इस्तेमाल करने से होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर आर इन्वॉल्व बिकॉज द लेड इज अवेलेबल फॉर द इंजेक्शन और इनहेलेशन, की इन्वायरमेंटल फैक्टर से हैं वो लीड करेंगे इसमें, कि क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट पाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आर इन्वॉल्व बिकॉज इन एडिक्वेटली मेंटेन्ड ओल्ड बिल्डिंग है मोर लेड बेस्ड जो है पेन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि आप गरीब हैं आप अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सबके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर है, और एनवायरमेंटल फैक्टर इसके लिए लीड करता है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 166। ए नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड, एक नर्स है जो कि चाइल्ड को असेस कर रही है विद द पल्विज्म। पल्विज्म का मतलब अभी मैं बताया था कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बार बार में पूछ लिया जाता है बेटा, कई बार आया वो क्वेश्चन है। पल्विज्म का मतलब होता है लेड पॉइजनिंग। ठीक है, विच ऑर्गन सिस्टम इज मोस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ इट्स जो है इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट होते हैं। ये कौन से सिस्टम को सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज करता है, तो इसको सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो नर्वस सिस्टम को इरिवर्सिबली रूप से सीएनएस को करता है। नर्वस में मोस्टली सीएनएस को ये अफेक्ट करने का काम करता है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है आपका 167। 167 क्या कहता है कि नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ लेड पॉइजनिंग, व्हाट इज द मोस्ट हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट दैट द नर्स एंटिसिपेट। क्या होगा इसके अंदर, जब उसका बेटा सोचो नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है, तो क्या न्यूट्रिशन इंडिका हो सकता है, डिलेड डेवलपमेंट, बट आपको पूछा है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला बताना है, मोस्ट हार्मफुल बताना है। होने को तो सारे हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रीनल है, स्केलेटल डेवलपमेंट है, बट उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाएगा। बच्चे की बात कर रहे हैं हम, बच्चे के अंदर अगर ये होता है उसका नर्वस सिस्टम बच्चे का डैमेज हो जाता, तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, क्योंकि सारा डेवलपमेंटल डिले उसके अंदर देखने को मिलेगा, पूरा डेवलपमेंट उसके अंदर फेल हो जाएगा, तो ये सारी कंडीशन उसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 168। If a child cannot be given or is not responding to oral chelation agent, कि अगर वो बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है जो ओरल चीलेटिंग एजेंट दे रहे हैं और चीलेटिंग एजेंट को ओरली दे रहे हैं, अब अगर ओरली वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया, पेरेंटल मेडिकेशन मस्ट बी यूज। अब अगर वो ओरली नहीं ले पा रहा है, या सॉरी ओरली जब उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है बॉडी पे, अब उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि उसे पेरेंटल रूट से उसको मेडिसिन देते हैं टू इफेक्टिवली प्रिपेयर अ चाइल्ड टू कॉप विद दिस पेनफुल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। अब जब छोटे बच्चे को हम पेरेंटली मेडिसिन देने वाले हैं, तो वो बच्चा उसके साथ में जो है अच्छे से खेले, मतलब अच्छे से जो है डील कर पाए, अच्छे से कॉप कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या कर रहा है, तो बेटा जब भी इंजेक्शन वगैरह बच्चे को लगाते हैं, तो ऐसे टॉयज़ वगैरह ऐसी चीज़ों से खेलने के लिए बच्चे को प्रमोट करते हैं। रोटेटिंग द इंजेक्शन साइड एंड एडिंग द प्रोकेन टू द चीलेटिंग एजेंट टू लेसन द डिस्कम्फर्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं, रोटेटिंग करना है यहाँ पर। इंजेक्शन देने में बच्चे को दर्द होता है, और इस वजह से वो कॉप नहीं कर पाता है, समझते नहीं है बच्चे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, रोल प्लेइंग विद द पपर जो है इसके अंदर पपेट्स वगैरह है, उस रोल प्ले करें, एक्सप्लेनिंग करें रेशनल, तो रेशनल वगैरह समझता नहीं है। थेरापेटिक प्ले यूजिंग ए नीडल लेस सिरिंज, नीडल लेस सिरिंज से बच्चे को खेलने दें।
एंड ए डॉल बिफोर थेरेपी इज इनिशिएटेड एंड आफ्टर रिसीविंग द ईच इंजेक्शन। तो हमेशा उसे खेलने के लिए प्रमोट करना है, उन चीज़ों को उसको फैमिलियर करना है। जिन चीज़ों से हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं उनसे ज़्यादा हमें डर और वह जो होता है वो निकल चुका होता है, इतना ज़्यादा डर नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें टेंशन को उसके कम करने की कोशिश करती हैं। तो ये शायद हमें इंजेक्शन के लिए सबसे बढ़िया थेरेपी मानी जाती है और उसे हम बोलते हैं थेरापिटिक पिले बोलते हैं। उस चीज़ से उसे खेलने देना चाहिए। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है, उसका आंसर नंबर 4 आंसर बढ़िया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 169। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। ए नर्स इनकरेज पेरेंट टू हैव देयर यंग चिल्ड्रन, ठीक है। आई टेस्टेड स्पेशली ए फॉर मोनोन्यूक्लियर स्ट्राबिस्मस, की मतलब उसके अंदर जो है स्ट्राबिस्मस कंडीशन है बट मोनोओक्यूलर है, मतलब एक ही आंख में उसको दिक्कत है। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन कैन अकर इफ इट इज़ नॉट करेक्टेड अर्ली, अगर इसे ट्रीट टाइम से नहीं किया तो क्या समस्या है जो डील करेगी। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया यहाँ रीडिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम नहीं होंगी बेटा, ये तो आपकी समझ रहे हो ना, ये तो आई की प्रॉब्लम है। पेरिफेरल विजन विल डिसअपियर, की पेरिफेरल जो विजन है उसका वो डिसअपियर हो जाएगा। तो पेरिफेरल विजन जो है वो भी यहाँ पर डिसअपियर नहीं होगा। पेरिफेरल विजन के लिए तो होता क्या है एक्चुअली, अगर एक आई में जो है विजन डिस्टर्ब हुआ है तो स्पेटियल परसेप्शन वगैरह उसका डिस्टर्ब हो सकता है, बट पेरिफेरल विजन उसका डिस्टर्ब नहीं होता है। विजन इन बोथ आई विल बी, दोनों आंखों में नहीं जाएगा, जिस आंख में दिक्कत है उसी में दिक्कत होगी। एमाइलोपिया विल प्रोग्रेस इन द वीक आई, तो एमाइलोपिया हो सकता है उस आई के अंदर, ठीक है ना। तो एमाइलोपिया जो है इसका मतलब है कि उसके आंख का जो विजुअल एक्यूटी है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, उससे जो दिखाई देना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आंखें और कमज़ोर होती जाएगी और कमज़ोर होती जाएगी, इसलिए हमें उसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप ठीक नहीं, जैसे देखो आपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि जैसे नंबर लगे, तुम्हारे आंखों से दिखना कम हुआ है तो आंख पर नंबर का जो चश्मा है वो तुम्हें पहनना है। बट अगर आपने डिले कर दिया थोड़ा भी आंखों का चश्मा पहनना तो धीरे धीरे तुम्हारा आंखों का नंबर बढ़ जाता है, मतलब तुम्हारी आंखें और कमज़ोर हो जाती हैं। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जब उसके अंदर एक आंख के अंदर स्ट्राबिस्मस कंडीशन है तो मतलब उसके अंदर वीकनेस है, तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर जल्दी से ट्रीटमेंट करवाना है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या करें, क्या डेवलप हो जाएगा उसके अंदर, तो डेवलप हो जाएगा एमाइलोपिया, मतलब उसके अंदर और वीकनेस आ जाएगी जिससे उसकी विजुअल एक्यूटी और कमज़ोर हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 170, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए नर्स इज टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ 2-year-old चाइल्ड दैट द करेक्ट वे टू एडमिनिस्टर द ईयर ड्रॉप। 2 साल का बच्चा है, उसके अंदर हम बता रहे हैं कि उसके अंदर जो है ईयर ड्रॉप को किस तरीके से देना है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट दे पोजिशन देयर चाइल्ड ऑन द साइड, हाउ शुड द मूव द पिन्ना वाइल इंस्टॉलिंग द ड्रॉप। जब आप ड्रॉप देंगे तो किस तरीके से उसके पिन्ना को जो है एडमिनिस्टर करेंगे। देखो भाई, छोटे बच्चा अडल्ट बड़ा होता है, ऐसे समझ लो, अडल्ट बड़ा होता है तो बड़ा होता है तो ऊपर ऊंचा होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो छोटे में छोटा लेवल पकड़ना है और बड़े में बड़ा लेवल पकड़ना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इस बात को तुम समझ जाओगे ना, बात क्लियर है। नहीं समझे मेरी बात, 3 साल से बड़े बच्चे हैं मतलब ऊंचे होंगे, 3 साल से छोटे बच्चे हैं मतलब नीचे होंगे, सिंपल सी बात है। हाइट के आधार पर देख लो, तो जो नीचे होंगे उनमें नीचे से पकड़ते हैं, वो ऊंचे होंगे उनमें ऊंचे से पकड़ते हैं, मतलब कि बैकवर्ड तो दोनों में खींचना है, एक में अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है और दूसरे में डाउनवर्ड और बैकवर्ड होता है। तो समझे, 3 साल से छोटे बच्चों में डाउनवर्ड नीचे वाला खींचना है, नीचे की तरफ खींचना और बैकवर्ड खींचना। डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड छोटे बच्चों में है और अपवर्ड बैकवर्ड जो है बड़े वाले बच्चों में। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद रखोगे तो हमेशा याद रख पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और तुम भूलने की कगार पे होंगे। तो ये बेहतरीन तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर जो है आंसर नंबर 4 हो सकता है। क्लियर है। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ भाई। थैंक यू सो मच।